पिछले दो दो सप्ताह पहले हमने सामान्य तौर पे लीवर के बारे में बात की थी और लीवर से होने वाली बीमारियां या लीवर का शरीर में क्या उपयोग है उसके बारे में चर्चा की थी। और अब उसके हम थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है। और अभी जो इंदौर वाले कांड में भी देखा जाए तो जो प्रदूषित जो जल पिया है उससे लोगों को ज्यादातर गैस्ट्रोएंटराइटिस, पीलिया, इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हुए जिसमें लीवर डैमेज होकर मृत्युएं भी होती हैं। तो सामान्य तौर पर पिछड़ा यदि हम फिर से यदि थोड़ा सा 1 मिनट में से करें रिकेपिटलाइज, तो हेपेटाइटिस का अर्थ होता है कि लीवर के अंदर सूजन आ जाना किसी भी कारण से। और लीवर जो है करीब 1.5 से 2 किलो के ऑर्गन रहता है और सबसे बड़ी बॉडी में ग्लैंड होती है। और इसका मेटाबॉलिज्म जो शरीर में चाहे आप चाहे जो चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ये मेटाबॉलिज्म करता है। साथ में डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमारे शरीर में विषैले तत्व भोजन करने में, पीने, पानी पीने में इनमें आ जाते हैं, उनका काम भी, डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर का होता है, उनका जहर हटाना उनका काम। इसके बाद बाइल सीक्रेशन जो हमारे पाचन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बाइल के सीक्रेशंस। इसके बाद जो शरीर में खास करके विटामिन ए, डी, ई के, जिनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं, उनका स्टोरेज का काम भी लीवर का रहता है। तो ये तो लीवर का साइज 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में हो गया। दूसरा, दो लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। जैसे तो 4 लोब बोलते हैं, क्वाड्रेट क्वाड्रेट लोब के ऊपर वो बहुत छोटे होते हैं। तो मेन तौर पे राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब ऑफ, सबसे बड़ा राइट लोब ऑफ लीवर होता है। तो इसके जब भी कोई लीवर में सूजन आती है तो हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो लीवर के कारण से इफेक्ट होते हैं बीमारी होने से, तो उसके कारण से हमारे शरीर के सिस्टम इफेक्टेड होने लगते हैं। और सबसे ज्यादा कॉमन कॉज जो होता है पीलिया, जिसको हम पीलिया बोलते हैं, वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो वो सबसे कॉमन बीमारी होती है लीवर की बीमारियों में। तो हेपेटाइटिस जो होती है, आइटिस जिस भी होता है उसका अर्थ होता है सूजन आ जाना। तो किसी भी कारण से कोई भी सूजन आती है तो वो आइटिस बोलते हैं। तो इसलिए लीवर पे सूजन तो हेपेटाइटिस। और किसी भी चीज पे जब आइटिस जुड़ता है तो उसमें इन्फ्लेमेशन का अपने आप डिनोट होता है। तो सामान्य तौर पे हेपेटाइटिस जो है 5 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई होती है। तो इन सब में ज्यादा जो कॉमन रहती है वो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी सामान्य तौर पर इंडिया में पाई जाती है। और उनका वैक्सीनेशन के द्वारा उनको इन बीमारियों से बचा भी जा सकता है। तो अभी हम सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के बारे में बात करना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस ए जो होती है ये भी एक्यूट वायरल इन्फेक्शन होता है। और हेपेटाइटिस ए टाइप का जो वायरस होता है उसके कारण से होता है, तो इसलिए इसको हेपेटाइटिस जो है ए टाइप की हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके जो सबसे कॉमन कॉज जो होता है तो वो है कि जो हम खाना वाना खाने जाते हैं, मोर जो है खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, जहाँ जल के स्रोत और भोजन के स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अब जल के स्रोत प्रदूषित होने के कारण तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम अपने आसपास की सफाई नहीं करते हैं और कूड़े के ढेर हैं, जो भी जानवर वगैरह मरे हुए रहते हैं जो एक जगह हम इकट्ठे करते चले जाते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो वो बारिश के पानी के साथ जितने भी हम जमीन के ऊपर से चीजें डालते हैं, वो पानी में सड़क के पानी की जमीनों में रिसता हुआ पहुंच जाता है, जो हमारी वाटर बॉडीज होती है उनको कॉन्टेमिनेट करता है। तो हेपेटाइटिस जो है सबसे ज्यादा फीको ओरल रूट से पहुंचता है। फीको ओरल रूट से मतलब कि जो हमारे मल वगैरह में सब वायरसेस होते हैं, और जब हम भोजन करते हैं या हमारे गंदे हाथों से, या जो फूड हैंडलर्स होते हैं, फूड हैंडलर्स मतलब जो हम लोग खाना परोसते हैं, जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने से लेकर परोसने तक की प्रक्रिया में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम फूड हैंडलर्स बोलते हैं। और ये बीमारी जो है पुअर सैनिटेशन, साफ सफाई, जब नाखून नहीं काटना, नहाना धोना नहीं, मल वगैरह जो मल वगैरह विसर्जन के बाद हाथों की साफ सफाई नहीं करना, तो ये सब जो चीजें रहती है जिसको हम कह सकते हैं डे टू डे में हम आपका सुधार सकते हैं, वो चीजें नहीं सुधारने के कारण से हेपेटाइटिस ए जो पीलिया होता है, जो वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण से होता है। और इसीलिए हम जब हमेशा जो हिंदुस्तान में पहले से कल्चर है, जब हम भोजन करने बैठते हैं तो हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, हाथ मुंह पैरों को पूरा अच्छे से धोते हैं, और जब खाना खाने बैठते हैं फिर हम अपने हाथ फिर से धोते हैं, और अपनी थाली के चारों तरफ एक पानी की धार टाइप की डाल दें, जिससे कि दो धूल वगैरह भी उड़े तो वो कम से कम धूल जो उस पानी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो हम अपने भोजन को सुरक्षित रख सकें। तो ये जो सब चीजें पोंगा पंडित वाली बात कही जाती हैं,
पर ये देखा जाए तो उनका हजारों साल से साइंटिफिक फैक्ट था, वैज्ञानिक तथ्य हैं जो आज की तारीख में हम उनसे प्रूव कर पा रहे हैं कि ये इसका कारण क्या था। आपने ये भी देखा होगा कि भोजन को पुराने लोग जो थे, हमारे घरों में जो लोग रहते हैं, वो अपने खाने में जो जो लोग चौके या रसोई में रहते थे, वो सामान्य तौर पे किसी को भी अंदर नहीं आया, भैया तुम्हें जो चाहिए बाहर से लो। तो अब ये आज के अपन लोकतंत्र में ये सोचते हैं कि ये गलत चीज है और ये लोग किसी को घुसने नहीं दे रहे हैं। पर देखा जाए तो वो भोजन की शुद्धि जो थी, वो बहुत बड़ी चीज मायने रखती थी, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है, वैसा ही हमारा मन होता है, वैसे ही हमारे क्रियाकलाप होते हैं। तो पहले के जमाने में रसोई के अंदर रहना बहुत बड़ी चीज थी, नहा धो करके साफ सुथरे होके कपड़े बदल के जो लोग चले जाते थे। इवन मेरे को अभी भी याद है, मैं डॉक्टर था जब मैं पढ़ता था, तो हम लोग डिसेक्शन वगैरह जब इंसानों के डिसेक्शन करते हैं, जब घर पहुंचते थे, तो हमारी मम्मी जो है हमको चौके में नहीं घुसने देती थी। अंदर अंदर पोर्शन में जहाँ खाना बनता है, जहाँ खाना परोसा जाता है, वो कहते नहीं, तुम अस्पताल से आए, कितने ही तुमने हाथ पैर धो लिए, तुम बाहर बैठो, बाहर बैठ के खाना। हमें आज तक याद है कि उनने कभी हमें अपने सामान, चौके के सामानों को छूने नहीं दिया। और आज लगता है कि वो माँ हमारी जो थी, वो बहुत दूरदृष्टि थी, कि वो जानती थी कि बाहर से जब आ रहे हैं, बहुत सारे मरीजों के कांटेक्ट में होके आते हैं या डिसेक्शन वगैरह करके आते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे बाहर से जो बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं, वो हमारे शरीर में, कपड़ों पे, हमारे शरीर में चिपके हुए आते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी हेपेटाइटिस जो है, हमने जो बात कर रहे हैं कि ये हम अपने शरीर की शुद्धि नहीं रखेंगे या बाहर के जो हमारे फूड हैंडलर्स हैं उनकी शुद्धि नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हम जो कई बार कहते हैं सीधा रॉ फूड्स खाने की बात है, उनका सीधे वेजिटेबल्स हम सीधा ही खा लेते हैं, तो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखें कि जो अनवाश्ड फ्रूट्स होते हैं, यानी जिनको हम धोते नहीं या बगैर धुले हुए जो, क्योंकि कोई भी फल और कोई भी सब्जी हो, उसको कम से कम 2-3 बार साफ पानी में उसको धोना चाहिए, काफी देर तक उसको वॉश करना चाहिए अलट पलट करके, जिससे कि उसमें जितनी भी बाहर की गंदगी, मिट्टी वगैरह जो लगी हुई है, वो उससे धुल जाए। और इसके बाद ये कभी भी आदत नहीं डालें कि आप कच्ची मूली या कच्ची गाजर या कच्ची पालक सीधे ना खाएं। उनको कृपा करके धो करके, उबाल करके यदि खा सकें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ऐसे ही फ्रूट्स के बारे में भी आजकल नकली चमक दिखाने के लिए बहुत सारे उस पर केमिकल्स वगैरह लगा दिए जाते हैं, बहुत बार उनके प्रिजर्वेटिव यानी केमिकल्स से उनको प्रिजर्व किया जाता है, फलों को, सब्जियों को, दालों को। तो उनके ऊपर काफी सारे केमिकल्स का छिड़काव होता है जो टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए उनको 2-3 बार, जब तक आप किसी भी फल वगैरह को, सब्जियों को ना धो लें, उनको अपने उपयोग में ना लें। दूसरी चीज, जो आजकल के युवा वर्ग जो रहते हैं, उनको बाहर का चाट पकौड़ी बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस चीज का वो विशेष ध्यान रखें कि जिन जगहों पे वो ठेलों पे या वेंडर्स के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, वहाँ कम से कम होटल साफ सुथरी हो, उसकी लोकेशन साफ सुथरी जगह पर हो, और उनके यहाँ जो सर्व करने वाले, वो जो बनाने वाले, वो थोड़े साफ सुथरे हो, तो ही उन जगहों पे खाना खाने की कोशिश करें। अच्छा है, ये तो जो हेपेटाइटिस बी से हेपेटाइटिस ए को जो अलग करता है, तो हेपेटाइटिस बी जो होती है ब्लड सर्कुलेशन से फैलती है, या हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या जो सिरिंजेस या वैक्सीन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह जो लोग सेल्फ इन्फ्लिक्ट लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी फैलती है, पर हेपेटाइटिस ए का ट्रांसमिशन ब्लड के द्वारा नहीं पाया जाता है। अच्छा, शरीर में जब एक बार ये वायरस पहुंच जाते हैं, तो ये अंदर शरीर में मल्टीप्लाई या मतलब गुणनफल में बढ़ना शुरू होते हैं। और इसका पीरियड जो रहता है हेपेटाइटिस ए का, करीब जैसे आज हमको यदि वायरसेस बॉडी में जाते हैं, तो 15 से 30 दिन के अंदर ये शरीर के अंदर बढ़ जाते हैं, और जब काफी सारे बढ़ जाते हैं, तब ये शरीर में रिफ्लेक्ट होना शुरू होते हैं, कि उनमें शरीर में लक्षण प्रकट को हल्का सा बुखार आना, जी मतली करना, थकान होते रहना, भूख नहीं लगना। सबसे ज्यादा पीलिया में जो कंप्लेंट होती है, भूख नहीं लगना, जी मतली करना, हरारत बनी रहना। और फिर जब बाद में पीलिया जब आंखों में दिखने लगता है या लीवर बढ़ने लगता है, तब उसके बाद पेट में दर्द हो जाना, उल्टियां शुरू हो जाना, और फिर सीधा पेशाब वगैरह गाढ़ी पीली आने लगना। इस तरह से वो सिम्टम्स फिर बाद में आते हैं। इसकी डायग्नोस बड़ी आसान होती है आजकल। हेपेटाइटिस ए जो रहता है, एंटी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का आईजीएम यदि हम पॉजिटिव टेस्ट लगाते हैं, उसमें पॉजिटिव, तो इससे मालूम है हेपेटाइटिस ए है। और इसमें फंगस भी है, इसमें रहते हैं, बिलोइन रहते हैं। सामान्य तौर पे हेपेटाइटिस जैसे डिजीज होता है, और इसमें सपोर्ट जो हमको जरूरत पड़ती है,
वो सपोर्ट ये है कि हम पानी काफी सारे पिए, लिक्विड्स लेते हैं, बुखार वगैरह यदि आता है तो उसकी दवाई ले लें, अननेसेसरली कोई मेडिकेशन बगैर पूछे डॉक्टर्स के ना करें, क्योंकि कई बार बीमारी में लीवर की जो टॉक्सिक ड्रग्स रहती हैं वो कई बार लीवर को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो इस तरह से तो, और यदि ज्यादा किसी मरीज को उल्टियां वगैरह होती है तो डॉक्टर लोग फिर उनको जो है बाटल वगैरह जो है लगना रहती है वो लगवाई जाती है, जिससे कि मरीज का पीलिया जल्दी से जल्दी कम हो सके और जल्दी जल्दी मरीज की रिकवरी हो सके। तो ये तो हेपेटाइटिस ए के बारे में हुआ। अब जो थोड़ा गंभीर वाली हेपेटाइटिस होती है, जो हेपेटाइटिस बी बोलते हैं हम, तो हेपेटाइटिस बी जो रहती है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 माह से 6 माह तक का हो सकता है। सामान्य तौर पर 3 महीने के बाद रिफ्लेक्ट होता है, और इसका प्रेजेंटेशन भी वैसे ही होता है, बुखार आना, थकान, भूख नहीं लगना, जोड़ों में दर्द, जी मतली करना, उल्टी होना, पीलियापन आ जाना। तो इससे इसके भी टेस्ट में जो है सामान्य तौर पर टेस्ट वही होते हैं, मगर इसके साथ इसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का HBsAg बोलते हैं, उसको यदि हम टेस्ट लगाते हैं तो उसमें यदि वो पॉजिटिव आता है तो उससे मालूम पड़ता है कि हेपेटाइटिस बी है कि हेपेटाइटिस ए है कि हेपेटाइटिस सी है। आजकल बहुत आसानी से कार्ड टेस्ट होते हैं जिनसे आराम से मालूम पड़ जाता है। बाकी जो लैब एंजाइम्स होते हैं, लीवर SGOT है, SGPT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और प्रोटीन्स वगैरह, इन सब के बारे में देखा जाता है। हेपेटाइटिस बी का इम्पोर्टेंस इसलिए हम लोग ज्यादा उसमें चिंतित होते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी हुआ और हेपेटाइटिस सी हुआ, इसमें वायरल इन्फेक्शन जो है लोड तो बढ़ता है मगर वो लीवर को डैमेज ज्यादा करता है, और लीवर को डैमेज करने के कारण से एक्यूट रूप में भी ये रिफ्लेक्ट होता है, कई बार क्रॉनिक के रूप में भी होता है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस के रूप में सिरोसिस में भी जाता है। सबसे बड़ा इसका कॉम्प्लिकेशन जो लॉन्ग टर्म में होता है हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस सी का, वो सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर जो है, लीवर की जो सेल्स रहती हैं जिनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, वो खत्म होने लगती हैं, और लीवर में फाइब्रोसिस या जो टिश्यू, जिससे लीवर का सेल्स हुआ टिश्यू टिश्यू बोलते हैं, जो तो इसका हो जाए फाइब्रोसिस है, उसके फंक्शनिंग डिफेक्ट होती है, तो कई बार सिरोसिस भी होता है। हेपेटाइटिस बी वाला मरीज तो कई बार हेपेटल कार्सिनोमा कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना हेपेटाइटिस बी वाले मरीज को जाके, सामान्य तौर पे जो ब्लड के जो सप्लाई, ब्लड और ब्लड इसके प्रोडक्ट जैसे सीरम वैक्सीन हैं, सीरम्स हैं, या कई बार प्लेटलेट्स वगैरह, ब्लड और इसके कंपोनेंट जब चढ़ाते हैं, यदि इसमें पॉजिटिव होता है तो जो यदि बगैर जांच के खर्चा, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व अभी काफी देखा होगा अखबार वगैरह में आ रहा है, कई बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ और या उनको लगा, और उसके बाद उनको पीलिया डेवलप हो गया, तो वो इन्फेक्टेड टाइप हो जाता है, इसके कारण से मरीजों को, बच्चों को पीलिया हो गया, बड़ों को भी पीलिया हो जाता है। और इसके बाद अनस्टेरॉइड सिरिंज नीडल्स की जो हम बात कर रहे थे, अनसेफ इंजेक्शन, जो कई बार ड्रग एडिक्ट लोग रहते हैं, जो आपने देखा स्ट्रीट में कई लोग नशा करके जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो घर रास्ते में पड़े हुए सिरिंजों से लगा लेते हैं। तो इसके बाद एक मोड इसका सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हेपेटाइटिस बी फैलता है, और ये प्रेग्नेंट मदर से यदि गर्भ से हुई ये बीमारी की संभावना रहती है। इसके बाद जो आजकल का सबसे बड़ा चिंता वाली बात, जो टैटूइंग जो हम लोग करते हैं, निशान बनाते हैं टैटू, इसको बनाने में, उसमें या जो पियर्सिंग, कान के जरा छेद हैं या नाक वगैरह में छेद करते हैं, और कई बार जो नाई वगैरह के, हम जो बार्बर वगैरह के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ जो यदि कॉमन रेजर इस्तेमाल करते हैं, कॉमन ब्लेड, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी होने की संभावना हो जाती है। तो इसका जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन जिसका डर रहता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट होना, लीवर सिरोसिस होना, और साथ में, और कई बार मरीज जो है रिफ्लेक्ट, उसके शरीर में सिम्टम्स नहीं रहते हैं पर वो कैरियर स्टेज के रूप में काम करता है, यानी बीमारी है, उसके शरीर में कुछ भी नहीं है मगर वो अपने बीमारी दूसरे लोगों को दे सकता है, तो कैरियर कहलाता है। तो इसके बाद ट्रीटमेंट की बात जो आती है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस यदि बी है तो इसमें सामान्य तौर पर पहले तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही लगता है, मगर यदि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है तो उसको हमको एंटी जो आजकल आती है, टेनोफोविर है, एंटासिविर है, बहुत सारी ड्रग्स आ गई हैं जो हेपेटाइटिस में इफेक्टिव है। फिर लीवर के जो है इसके मॉनिटरिंग ऑफ द फंक्शन, जो हम SGOT PT, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ये दो जांचें होती हैं, ये हमें रिपीटेडली 6-6 माह के अंतराल में, जिस तरह की कंडीशन रहती है, जल्दी भी करा सकते हैं, और यदि सब कुछ ठीक चलता है तो 1-1 साल के अंदर इनके टेस्ट चेक जरूर कराए जाते हैं, फॉलो अप जरूर रखा जाता है। इसके बाद
वायरल लोड करके एक टेस्ट होता है, सोनोग्राफी रिकरेंट आती है, करी जाती है, क्योंकि इसके चीज रहता है कि कहीं उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन में तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हेपेटाइटिस बी का जरूर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी कोई ब्लड चढ़ा रहे तो इसकी स्क्रीनिंग जरूर करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो दिया जाते हैं उसके पहले स्टेराइल नीडल्स का उपयोग करना चाहिए। सेक्स वगैरह यदि मतलब गलत लोगों के साथ सेक्स ना करें, यदि करना ही भी मजबूरी है या कुछ कारण बनते हैं तो कृपया करके जो कंडोम्स या दूसरी चीजें जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान दें। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। आजकल तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन भी होता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और आज जिनको हो जाता है उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आती है, उनकी लगती है ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो उसमें जैसे टेटनस टॉक्सिन, टेटनस वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड प्रोटेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है जब कोई चीज की संभावना होती है, और वैक्सीन हो जाता है तब इमीडिएट जो दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए, इलाज के लिए, वो वैक्सीन के रूप में होती है। इसके सामान्य तौर पे 3 डोज होते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के, पहले 0 मंथ या 0 डे पे, फिर उसके 1 महीने बाद, और फिर बूस्टर डोज 6 महीने के बाद, जिससे कि करीब अगले 10-15 साल के लिए इम्यूनिटी मरीज को मिल जाती है। तो इस तरह से हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी जो सामान्य तौर पे हमारे देश में होते हैं उनके बारे में ध्यान में प्रोटेक्शन के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो एक प्रशिक्षित डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना इलाज कराएं। और चूंकि इसके आगे जो हमने कहा था कि कॉम्प्लिकेशन एक सिरोसिस के बारे में थोड़ा सा, एक 5 मिनट सिरोसिस के बारे में और बताना चाहूंगा कि लिवर सिरोसिस जो होती है तो अपने आप में कंडीशन होती है, हमारा जो एक्टिव और उसके बाद फॉर्मेशन नोड्यूल्स बनते हैं, तो रीजनरेशन जो मतलब यानी लीवर एक ऐसी चीज जो वहाँ लगातार कंटिन्यूस होता रहता है, डैमेज होने पे नई से करने की प्रक्रिया बहुत तेज लीवर के अंदर होती है। रीजनरेशन तो कई बार नोड्यूल्स के रूप में आ जाता है, हम लोग उनको सिरोसिस के नोड्यूलर सिरोसिस जो रहती है, माइक्रो मैक्रो, वो अलग अलग तरह की होती है। और नॉर्मल जो हमारे लीवर का जो आर्किटेक्चर होता है तो वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, बढ़ता है, और फॉर्मेशन न्यूट्रिएंट वगैरह सब तो लिवर जो है लिमिट तो वो डैमेज सहन करने के द्वारा, यदि उससे ज्यादा होने लगता है तो उसकी जगह जो है शरीर में जो है सेल्स है लिवर की डेड होने के बाद उनमें फाइब्रोसिस होती चली जाती है। वो प्रोडक्टिव या जिसको हम कहते हैं उत्पादक है जो उसका काम है वो नहीं कर पाती। तो इस कंडीशन को लीवर सिरोसिस बोलने लगते हैं। और सबसे ज्यादा सामान्य कारण होता है लीवर सिरोसिस का अल्कोहलिक लिवर डिजीज, शराब के सेवन से सबसे ज्यादा लीवर सिरोसिस है। और इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस जो खास करके हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस के बारे में आता है तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ग्रेड 3 ग्रेड 4 में कई बार फैटी लिवर पहुंच जाता है, उसमें भी इसके लिवर सिरोसिस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस भी एक बीमारी होती है। फिर बिलियरी में जो भी बिलियरी के जो हमारे शरीर में बिलियरी प्रोडक्शन में जो गॉल ब्लैडर है, ये सब चीज जहाँ कहीं भी कोई चीजें प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी मरीज को लीवर सिरोसिस में जाने के साथ एक प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होती है। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइट कई बार बचपन से ही रहती है, कई बार बाद में भी हो जाती है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उनमें भी लीवर हमारा डैमेज होता है। फिर एक विल्सन्स डिजीज होती है जिसमें कॉपर वगैरह लीवर में ज्यादा जमा होता है, इससे कॉपर के कारण से लीवर हमारा डैमेज होने लगता है। हीमोक्रोमेटोसिस भी इस तरह की एक बीमारी है। जो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लीवर के लिए टॉक्सिक होती हैं, उनके सेवन से हमारा लीवर खराब होने का और सिरोसिस में जाने का संभावना रहती है। फिर एक क्रोनिक हार्ट फेलियर करके होता है जो हार्ट की बीमारी होती है, मगर लीवर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होता है, जिसको हम कार्डियक सिरोसिस बोलते हैं, वो भी होता है। तो लीवर सिरोसिस में जैसा कि बताया कि जो हमारी लीवर इंजरी जो लीवर में होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारी हेपेटिक सेल्स जो रहती हैं उसमें स्टिलेट करके सेल्स उसमें डिफरेंट टाइप की होती हैं। स्टिलेट सेल्स जो है और एक्सेस कोलेजन फाइबर
फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और वो एक्सेसिव कोलेजन जो फाइब्रोसिस में हेल्प करता है वो डिपोजिशन सेल्स में होता चला जाता है, तो फाइब्रोसिस डेवलप होती है। और बीच में बनते रहते हैं, मगर उसको ज्यादा जब सिरोसिस होने लगती तो ब्लड फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, ब्लड फ्लो रुकने लगता है, अवरोध हुआ, मतलब सामान्य रक्त संचालन जो होता है उसमें अवरोध पैदा होता है, जिसके कारण से मरीज को पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, और लिवर ग्रेजुअली जो है वो फंक्शनिंग उसकी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो इस तरह से जो पैथोलॉजी होती है कि लीवर की सेल्स को जिस तरह से कन्वर्ट होके फंक्शनल लीवर नॉन फंक्शनल लीवर में बदलने लगता है, और उसके सिम्टम जो फिर शरीर में आने लगते हैं, तो वो ये थकान के रूप में होता है, कमजोरी के रूप में होता है, भूख नहीं लगना, फिर वजन कम होने लगता है शुरुआत में सिरोसिस में, और जी मतली करना कॉमन सिम्टम होता है। फिर बाद में धीरे से पीलापन आना, जब भी सूजन आने लगती है, चेहरे पे भी सूजन आती है, और इसके बाद जो रहता है पैरों पे सूजन जब आती है, तो उसके साथ साथ कई बार आपने देखा मरीज को पीलिया के मरीज को खुजली काफी चलती है, वो जो हमारे खाल के नीचे कुछ ऐसे केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं जिनके जमा होने से बॉडी में इचिंग काफी शुरू हो जाती है, और जरा भी कहीं पे चोट लगती है तो ब्लीडिंग तुरंत शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है काफी सारे सिम्टम्स इनके डेवलप होते हैं। इसके बाद शरीर में जब यदि डॉक्टर देखता है तो उसके अंदर उसके लीवर तो छोटा होता चला जाता है, पर तिल्ली उसकी बढ़ने लगती है, पेट में पानी भरा दिखने लगता है, स्पाइडर वगैरह जो शरीर में यानी जैसे मकड़ी के जो पैर होते हैं ना, इस तरह के शरीर में काफी सारे डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम ब्लीडिंग स्पॉट्स बोलते हैं। इसका लाल चेहरा और जो है हाथ काफी उनमें लालपन दिखता है। और टेंशन के हमने एक बार बात की थी, जब बढ़ता है हाइपरटेंशन के रूप में, तो एक पेट में पानी भरा था, इसको हम एसाइटिस बोलते हैं। दूसरा ईसोफेगस जिसको हम जैसे बवासीर के मस्से नहीं होते, इस तरह के मस्से खाने की नली में ईसोफेगस में डेवलप होते हैं, इनको हम एसोफेजल वेरिसेज बोलते हैं। कई बार वो फट जाती हैं तो खून की उल्टियां मरीज को जो घातक भी कई बार हो जाती हैं, और कई बार ये ब्लीडिंग जैसे हेमोरॉइड्स रहते हैं, क्योंकि ये नॉन वेलुलर वेसल्स होती हैं, इसलिए कई बार और कई देखने लगते हैं इसके मेडिसिन के। फिर इस बार सिरोसिस का चूंकि इतना क्यों इस बारे में चर्चा किया है, तो सबसे प्रॉब्लम जो रहती है लीवर सिरोसिस का, एक तो शरीर के अंदर नहीं बन रहा है, ग्लोबुलिन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है शरीर में से, और ग्लोबुलिन भी प्रोटीन दोनों का एक रेशियो होता है, वो रेशियो डिस्टर्ब होता है, और धीरे धीरे एल्बुमिन कम होता है तो बॉडी में और ज्यादा सूजन लगती है, कमजोरी बढ़ती है। फिर धीरे धीरे जब शरीर में एसाइटिस और शरीर में एल्बुमिन कम होने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, इससे कि लीवर के कारण से हिपेटिक एंसेफेलोपैथी इसको बोलते हैं। कई बार किडनी के फेल होने से भी एंसेफेलोपैथी होती है, कई बार लीवर के कारण भी होती है, तो लीवर एंसेफेलोपैथी इसको हम बोलते हैं, हिपेटिक एंसेफेलो लीवर एंसेफेलोपैथी। फिर उससे आदमी डिस्टर्ब होने लगता है, भूल जाता है, भूलने की तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ पे हूँ, कंफ्यूजन होने लगता है, और कई बार मरीज कोमा में जाता है। वेरिसिल ब्लीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया, कई बार खून की उल्टियाँ लेटरिन के रास्ते, कई बार किडनी और लीवर दोनों एक साथ फेल होने लगते हैं, और जब ज्यादा इन्फेक्शन फैलने लगता है तो जो हमारा पेट में पानी भरा एसाइटिस जो रहता है उसमें पेरिटोनाइटिस डेवलप, इसको हम बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, और धीरे धीरे मरीज की खून की ब्लीडिंग वगैरह, क्योंकि कोएगुलोपैथी विटामिन ई डी के जो रहते हैं, जो शरीर में खून जमाने के लिए एस्पारोजिन है या इसके डिफिशियंसी होती है, टेंडेंसी डेवलप हो जाती हैं, और कई बार मरीज को कैंसर भी होने की संभावना सिरोसिस वाले मरीजों को हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन लीवर सेल खासकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से ग्रसित मरीजों को, जब मतलब बीमारी होने कम 20-30 साल के बाद कई बार कार्सिनोम कन्वर्ट होते देखा गया है, तो इसके कारण से फिर मरीजों की मृत्यु की दर काफी बढ़ जाती है। तो डायग्नोसिस तो जैसे सभी चीजों के बारे में, जैसे पीलिया के बारे में तो सामान्य तौर पर इन्वेस्टिगेशन इसमें भी होते हैं, मगर सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज ये रहती है उसमें एल्बुमिन वगैरह कम होता है, आईएनआर वगैरह जो है ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाए तो आईएनआर बढ़ जाता है, और सोनोग्राफी वगैरह में हमको दिख जाता है, सीटी स्कैन एमआरआई में दिखता है कि भाई शरीर का लीवर का जो है छोटा होता जा रहा है,
पेट में पानी भरा है, तिल्ली बढ़ती चली जा रही है, ये सब जैसे सोनोग्राफी में या सीटी स्कैन एमआरआई कराने में सोनोग्राफी सबसे आसान मॉडलिटी होती है जांच करने के लिए। फिर एंडोस्कोपी के द्वारा हमारा जो खून ईसोफेजियल ईसोफेगस से यदि ब्लीडिंग हो रही है, ईसोफेजियल वेरिसेस, तो एंडोस्कोपी से उसको उसमें रिंग्स वगैरह पहचान करके और उसका टीयर वगैरह जो रहती है या ब्लीडिंग है उन सबको रिपेयर किया जाता है। तो उसका थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक दोनों चीज रहती है। इस तरह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लीवर के डैमेज होने पे होते हैं। इस तरह से कुछ चीजें जो है हमने, तो ये है कि यदि हम इन बीमारियों का आखिर क्या कर सकते हैं, तो बचाव के साधन जो हमारे पास रहते हैं, बचाव हमको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। बचाव करने के लिए वही है कि अवॉइड, हमें अल्कोहल बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जो पीते हैं उनको चाहिए कि वो बंद कर दें टोटल रूप में। इसके बाद वैक्सीनेशन जरूर करवाए, हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस ए के वैक्सीनेशन कराए। और जैसे यदि पीलिया हो जाता है तुरंत पीलिया का इलाज शुरू करें। खान पीन और रहन सहन हमारा स्वस्थ हो और हमारे आसपास का वातावरण को भी हम साफ सफाई पे ध्यान दें। और हमारे यदि हम हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या कोई और बीमारी से पीड़ित हैं तो उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग जरूर करते रहें कि भाई हमारा कोई बीमारी और आगे तो नहीं बढ़ रही। बाकी फिर जो ट्रीटमेंट है वो तो फिर डॉक्टरों के पास ही रहता है। आजकल चूंकि कई बार आपने सुना हो कि लीवर ट्रांसप्लांट काफी हो रहे हैं, तो कई बार जो रहता है हेल्दी वॉलेंटियर भी लीवर दे सकता है। और वो हेल्दी लीवर जो अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट होने का काफी तेजी से काम करते हुए बढ़ जाता है और वो नॉर्मल लीवर का कई बार आकार ले लेता है। और जो लीवर देता है उसका नुकसान नहीं होता, उसका भी लीवर तुरंत रीजनरेट हो जाता है। तो यहाँ ये भय खत्म कर दें कि हम किसी को लीवर का एक हिस्सा दान में देते हैं तो हमारा कोई नुकसान होने वाला है। उस व्यक्ति की तो दूसरे की मरीज की जान बचेगी और आपका लीवर वापिस से रीजनरेट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसी मॉडलिटीज आ गई, कैडेवर वगैरह जो एक्सीडेंटल डेथ है या जो न्यूरोलॉजिकली सब तरफ से डेड हो चुका है, ब्रेन डेड जिसको बोलते हैं, उनके भी लीवर जो है काफी सारे शरीर के काफी सारे ऑर्गन काम में आते हैं। और आजकल ग्रीन कॉरिडोर का भी आप लोगों ने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि तत्काल में उनके शरीर के अंग निकाल करके जहां जिनको जरूरत है तुरंत पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह से पीलिया के बारे में और हमने लीवर सिरोसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबको दी है। डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था छोटा सा कि ये जो खासकर आपने बोला कि जब हम किसी हेयर सैलून में जाते हैं बोलिए ना तो सर। यदि वहां पे वो कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड सुई या सॉरी ब्लेड वगैरह लग जाए, तो आजकल हमने देखा है कि ये जो जनरली शहरों में तो वो जो ब्लेड बदलते रहते हैं, तो हाँ। जो उनका जो होल्डर रहता है वो कंटिन्यूस रहता है और ब्लेड बदलते रहते हैं। इतना करने से कितना इम्प्रूव सेफ्टी की संभावना बढ़ जाती है, के पॉइंट। और दूसरा, कैंची वगैरह में तो कोई इस तरीके की संभावना रहती नहीं है जिसमें वो केवल बाल काटते हैं। हाँ सर। दोनों चीजों में पहली चीज जैसे कि वो जो रेजर में आजकल ब्लेड बदलते हैं लोग और हैंडल हाँ। कॉमन रहता है हमेशा। तो हम्म। मेन जो हैंडल से कोई बीमारी नहीं फैलती है, क्योंकि ये कट हम्म। लगने के कारण से बीमारी फैलने का डर रहता है। और वो भी उस वाली ब्लेड में जिसमें कि हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड मरीज, यदि उसको हुई है कटिंग या उसकी शेविंग हुई है और उसका कहीं कट लगने से उसमें ब्लड लग गया तो उससे हमारे शरीर में फैलता है। सामान्य तौर पे यदि नॉर्मल व्यक्ति की ब्लेड से हुआ है तो उससे हेपेटाइटिस भी नहीं आएगा। और हैंडल बदलने की जरूरत नहीं है, ब्लेड से बदलना ही सफिशियंट रहता है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि सीजर के बारे में जो बात कैंची के बारे में, तो कैंची का काम सिर्फ बालों को काटने का रहता है। इसलिए उसमें ऐसा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाल के भी जो पोर्शन कट रहा है वो हमारे ऊपर के बाल कट रहे हैं जिनका के अंदर ब्लड से कोई कांटेक्ट डायरेक्ट होता नहीं है। तो ये वास्तविकता है कि कैंची का उससे कोई इन्फेक्शन का कोई डर नहीं। हाँ, यदि कैंची कोई हमारे बाल काटते काटते यदि कई बार वो कलम बनाते हैं कुछ, यदि उसमें कट लगने का डर हो, ब्लड आने की संभावना, तो एक जरूर डर भय होता है। पर सामान्य तौर पे कैंची का इस्तेमाल न करके उसके लिए वो लोग उस तरह का या जो हम ब्लेड वगैरह लगाते हैं उसका काम में लेते हैं। तो आजकल 90 क्या 99% जगहों पर अब आजकल नीट वो सीधे ब्लेड के दो टुकड़े करके हाफ हाफ ब्लेड लगा करके उससे काम करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है, हेल्दी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए वो जरूरी भी है। अब एक और छोटा सा प्रश्न सभी के लिए कि ये जो खास करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होने की संभावना बनी रहती है, जी। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के संदर्भ में कई बार ये कैसे कंफर्म करें कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही हो रहा है,
और इसमें अब दो तरीके, एक तो पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लीन होना चाहिए और दूसरा ब्लड क्लीन होना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे। तो एज अ सपोर्ट टू पेशेंट हम इन दो चीजों को कैसे इंश्योर कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो जब हम किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो हम जो प्रोफेशनल डोनर्स लोग जो हैं उनसे ब्लड ना लें, जो लोग रोज नित्य प्रतिदिन ब्लड डोनेट करते रहते हैं। और क्योंकि उन लोगों को कई बीमारियां होती हैं और वो बीमारियों के कारण से उनके शरीर से लिया हुआ ब्लड भी प्रदूषित रक्त होता है। तो जो प्रोफेशनल डोनर जिनको तो ब्लड बैंकों के बाहर बैठे रहते हैं, और कई बार देखा मैंने कि शहर का आदमी तो फिर भी आजकल ब्लड डोनेशन देने में डरता नहीं, मगर गांव का आदमी अभी भी बहुत ज्यादा डरता है। उनके माँ बाप उन्हें रोक दे, बच्चे को कमजोरी आ जाएगी, बच्चे को ये हो जाएगा, वैसे तो शरीर में खून नहीं है, ये तो आदमी है। लड़कियां होती तो हम फिर भी दे देते साहब, लड़कों का कैसे खून है। तो ये बहुत सारी जो भ्रांतियां जिनको हम बोलते हैं, भ्रांतियां जो चलती हैं, वो यहाँ पे बता दें कि ब्लड देने से ब्लड कम नहीं होता, ब्लड बढ़ता है। और इवन आपका पुराना ब्लड शरीर से निकलता है तो नया फ्रेश ब्लड तेजी से बनना शुरू हो जाता है। और विद इन दो, एक दिन दो दिन के अंदर वॉल्यूम तो पूरा बन जाता है, और जो फ्रेश ब्लड है वो भी अगले 10-15 दिन के अंदर पूरा बन चुका रहता है। एक तो ब्लड देने की हैबिट डालें, और ब्लड देने से आपके शरीर में नया खून बनता है और दूसरे व्यक्ति की जान बचती है। रही बात इसे कैसे पीलिया हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि जो अभी ब्लड बैंकों में कोई भी ब्लड जब लिया जाता है दिया जाता है, तो दोनों का, दोनों यानी लेने वाले का भी और जिसको देने, उनके ब्लड के टेस्टिंग होती है। और टेस्टिंग में कई बार क्या होता है कि या तो ये कह लो जल्दी जल्दी करने में, या टेक्नीशियन अपने आलसपन कर दे, कुछ भी कर दे, कि वो मालूम पड़ा कि उसने जांच ही नहीं की, कि ना मलेरिया की जांच करी, ना उसने वेनेरियल डिजीज की जांच करी, ना हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा कर जो जांच की जाती है यदि नहीं करी, और ब्लड को उनने सीधा उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए इशू कर दिया, तो उसके कारण से ही 99% जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलते हैं वो ब्लड बैंक की गलतियों के कारण से ब्लड इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ जाता है। क्योंकि हमारे पास ब्लड चढ़ाते टाइम, जब हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं अपने अस्पतालों में, या कोई भी जब एंड यूजर जो रहता है, उसके पास टेस्ट करने का कोई कारण बचता नहीं, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि ब्लड बैंक से जो ब्लड आया वो सब तरफ से टेस्ट होकर सुरक्षित ब्लड हमको मिला है। बस हम लोग इतना करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप हमने मरीज को है, उस ब्लड ग्रुप का सेम ग्रुप का नंबर है कि नहीं है, मतलब बी ग्रुप का ब्लड है तो बी ग्रुप का ही थैली आई कि नहीं। कई बार बाई मिस्टेक यदि कोई दूसरे, तो ये डॉक्टर नर्स ये लोग जरूर देखते हैं। बाकी ये हम लोग सब विश्वास पे चलते हैं कि जो भी चेकिंग हुई है पैथोलॉजिस्ट ने, या जो ब्लड बैंक के जो टेक्नीशियन है, उनने सभी तरह से इसको जांच करने के बाद ही ब्लड इशू किया होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो हम डॉक्टर और नर्स के एंड पे जो हम लोग कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम ये चीज का ध्यान रखें कि हम जो नीडल्स वगैरह जो है, डिस्पोजेबल नीडल, डिस्पोजेबल आईवी सेट, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आता है उसका इस्तेमाल करें। कई बार ये खास करके छोटी जगहों पे ये देखा गया है कि वो आईवी सेट और इनको भी उबाल के या सिरिंज को उबाल करके काम में ले लेते हैं कि नहीं सर वो तो हमने इसको हमने स्टरलाइज कर लिया, बट ये वाली प्रैक्टिस खतरनाक होती है, और इसलिए इस फैलने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमेशा ये चीज जरूर डॉक्टर तो देखे ही देखे, नर्स भी देखे, मरीज इस चीज को जरूर देख सकता है, तो वो अपने सामने खुद देख ले कि भाई जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस चीज से देने वाले ब्लड सेट से, आईवी सेट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट से, और नीडल जो है उसके सामने फ्रेश खोले जाए, उस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो उस चीज से जो नीडल के कंटेमिनेशन से, आईवी सेट के कंटेमिनेशन से जो होता है, उससे हम बच सकते हैं। और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड जो आ रहा है वहां से, उसके लिए सर हमारे पास चेक पॉइंट नहीं होता है। रमेश जी ये प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि पीलिया ही हेपेटाइटिस बी है या ए है या कुछ और चीज है पीलिया? नहीं, पीलिया तो सर किसी भी कारण से लीवर पे सूजन आना और उसका रिफ्लेक्शन आंखों में पीलापन, लीवर का बढ़ना, पीलिया कहलाता है। अब पीलिया किस कारण से हुआ, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। वो हेपेटाइटिस, ये तो वायरस वाले जो सामान्य तौर पे पीलिया जो होता है वो वायरस इन्फेक्शन से ज्यादा होता है। तो वायरस में जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, बी वायरस है, सी है, डी है, ये इस तरह के कई नए नए वायरसेस का खोज होती जा रही है जिनसे पीलिया होता है। तो पीलिया तो अपने आप में इंडिकेशन है, यानी कहा जाए तो सिम्टम है जो मरीज को दिखता है। और या साइंस जो है जो हम लोग देखते हैं, सिम्टम और साइन में फर्क होता है। जो मरीज आके बोलता है वो सिम्टम है, और डॉक्टर जो एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग निकालता है उसको साइंस बोलते हैं। तो सिम्टम और साइन जो है जो पीलिया के, तो सामान्य तौर पे आंखों का पीलापन होना, पेशाब पीली आना, भूख नहीं लगना, जी मतली करना, ये
कोई सा भी पीलिया होगा, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, चाहे हेपेटाइटिस बी, चाहे सीडी, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी कोई पीलिया हो रहा है, जिसको हम लीवर फेल्योर बोलते हैं, फुलमिनेंट हेपेटिक फेल्योर में होता है। सिम्टम्स सब में पीलिया के वही रहेंगे। पीलिया शब्द एक ब्रॉड टर्म है, और उसका स्पेसिफिकेशन के किस कारण से है, उस कॉज को ढूंढना, उसका डिवीजन हो जाता है कि ये हेपेटाइटिस, ये जो फिकोरल रूट से होता है, या हेपेटाइटिस बी जो है वो हमारे आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, नीडल से होता है, इन्फेक्टेड नीडल से, इस तरह से वो फिर उनके जांच करने के बाद मालूम पड़ता है कि पीलिया किस प्रकार का है। उनके आजकल आसानी से कार्ड टेस्ट आते हैं, जिनसे हम तुरंत डिटेक्ट हो जाता है कि पीलिया किस प्रकार का। मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि पीलिया हेपेटाइटिस है, वो ABCD क्या है वो जांच करके पता चलता है। जी जी बिल्कुल सर। रमेश दूसरी बात जी ये, आगे। हेपेटाइटिस बी का निदान संभव है सर? हेपेटाइटिस बी का निदान तो सामान्य तौर पे कोई भी वायरल बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। हेपेटाइटिस बी का भी जो सामान्य तौर पे तो इलाज हो जाता है, और पूरा 100% ठीक रहते हैं। 100 में से कुछ मरीज ऐसे रहते हैं जिनको के हेपेटाइटिस बी आगे क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। और उसमें फिर हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये फिर उस मरीज का जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स होता है हेपेटाइटिस बी का, जो बहुत सारी तरह की आजकल एंटीवायरल दवाइयाँ आ गई हैं, उनका फिर हम लोगों को करीब 2 से 3 साल तक उनका कोर्स देना पड़ता है। और बीच बीच में फिर उनका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, मतलब हेपेटाइटिस बी सर्विस एंटीजन, वो चेक करना पड़ता है। और साथ में जो एक वायरल लोड होता है, तो कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो क्वांटिटी वो हमको चेक करना पड़ती है कि क्वांटिटी कम कितने, जब क्वांटिटी काफी नीचे आ जाती है क्वांटिटेटिव टेस्ट में, तो फिर उसकी दवाई वगैरह बंद की जाती है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट कुछ लोगों में लंबा चलता है, और जिनका नहीं ढंग से कंट्रोल हो पाता, तो कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि हेपेटाइटिस बी के 20 साल के बाद, किसी का 30 साल, किसी का 25 साल के बाद सिरोसिस ऑफ लीवर में जाने की संभावना भी हो जाती है, और कैंसर के भी संभावना हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मरीजों को ज्यादा देखी जाती है। ये चूंकि रेट्रोस्पेक्ट में जब स्टडीज होती हैं, तो इस कारण से पास्टुलेट करते हैं कि ये इसके कारण से होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस सी चूंकि हमारे प्रदूषित खाने पीने से होता है, तो वो बहुत जल्दी सेल लिमिटिंग होता है, और उसका क्रॉनिक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक ये नहीं चलता है। तो हेपेटाइटिस बी इसलिए थोड़ा सीरियस, मगर ट्रीटमेंट है। हाँ, यदि लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है, सिरोसिस है या लीवर कार्सिनो वगैरह, तो कैंसर के भी काफी अच्छे इलाज हैं। इवन लीवर सिरोसिस का भी काफी अच्छे से इलाज होता है। इवन अब तो लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट तो सर हो जाता है। मगर हमको थोड़ा सा चैतन्य रहना पड़ता है, अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराने की तरफ, और अपने कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है तो उसके बारे में डॉक्टर को बताने की जरूरत जरूर ध्यान से रखना पड़ती है। जी। तीसरा सप्लीमेंट्री मेरा है कि जो ब्लड डोनेशन का एज, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? नहीं सर, इसकी सामान्य तौर पे तो 8 साल 10 साल से लेकर के बच्चा 60 साल 70 साल तक दे सकते हैं। पर हम डॉक्टर लोग सामान्य तौर पे, यानी यंग यंग एज से लेके एडोलेसेंट, यंग, और इसके साथ में 55 60 साल 65 साल तक तो सामान्य तौर पे ले लेते हैं। मगर ज्यादा उम्र के लोगों का ब्लड सामान्य तौर पे हम लोग नहीं लेते हैं। इसका कारण यही रहता है कि कई बार इस उम्र में आते आते व्यक्ति की बोन मेरो वैसे ही कम प्रोडक्शन करती है ब्लड का। दूसरी चीज रहती है कि शरीर में बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज है और दूसरे ऐसी बीमारियां होती हैं, जिनके कारण से उन लोगों का ब्लड लेना हम लोग सामान्य तौर पे उचित नहीं समझ सकते। मगर ब्लड दिया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे उनका ब्लड भी लेकर के चढ़ाया जा सकता है। तो थैंक सामान्य तौर पे यूं समझ लें कि 15 16 साल 20 साल 15 साल की उम्र से लेकर 60 साल 65 साल तक के व्यक्ति सामान्य तौर पे ब्लड डोनेशन आराम से दे सकते हैं, मगर इसके कम और इससे ज्यादा वाले भी दे सकते हैं जरूरत पड़ने पर। थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो हेपेटाइटिस ए है, ये क्या मतलब मियादी जिसको बोलते हैं ना, ड्यूरेशनल, मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, ऐसा है क्या सर? हाँ, मैं वही मैं कह रहा था कि हेपेटाइटिस ये जो है वो सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, और ऑटोमेटिक भी हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, और ग्लूकोज वगैरह या अपने इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, फलों के रस वगैरह लेते हुए इससे काफी अच्छे से रिकवर हो जाता है, क्योंकि ये फीको ओरल रूट से आता है। इसकी लाइफ स्टाइल, लाइफ जो रहती है, बहुत ज्यादा समय तक बॉडी में नहीं प्रोलिफरेट करता, इसलिए काफी जल्दी ठीक हो जाता है।
तो ये पुराने समय में जो मैं देखता था सर, जो बचपन में, कि जो झाड़ फूक वगैरह ठीक घर से ठीक कर देते थे, तो उसका रीजन यही हो सकता है, मुझे लगता है कि जो ये मियादी था, इसलिए वो ठीक हो जाता था अपने आप ही। या बिल्कुल सही है। और कई बार ये लोग जो करते थे कि वो कुछ चूना वगैरह हाथ में लगा देते थे, फिर उससे धुलवाते थे हाथ, तो पीला पीला होता चला जाता था। लोग कहते देखिए शरीर से पीलिया निकल रहा है। बट वो और एक गले में माला पहना देते थे गीले पतली वाला हरी लकड़ी की, और फिर वो धीरे धीरे कहते देखो ये बड़ी होती चली जा रही, सूखती शरीर जाती का है। पीलिया निकलता है, लकड़ी सूखती जा रही। जी। सामान्य तौर पर जब हम किसी धागे में, गीले धागे में गीली लकड़ी को बांधते हैं, जैसे जैसे सूखती, धागा भी लंबा होता जाता है, लकड़ी भी सूखती जाती है, तो वो अपना लूज होती चली जाती है, तो जी। अपने आप सेल्फ लिमिट अपने आप में लंबी होती, पहली चीज। और दूसरी जी। चीज, जब हम हाथ वगैरह धुलाते हैं, तो अब वो कितना सच है कितना, मैं किसी पैथी के बारे में ये तो नहीं कह सकता कि टोटल झूठ है, पर ये सामान्य तौर पर देखो कुछ दवाई वगैरह चूना वगैरह लगा के हाथ धुलवाते हैं बर्तन में, कांसे के बर्तन में, जो पीला पीला जी। रंग आता है, तो उसको बोलते हैं पीलिया आपका जड़ रहा है। तो मगर जब चूंकि ये उस जमाने में ठीक था, जब हमारे पास कोई इलाज उपलब्ध नहीं था, तो उस टाइम जी। तो जी। सब चीजों के लिए, आपने देखा कोई दर्द होते तो चेचुए या जिसको डमा बोलते थे वो रख देते थे, गर्म बर्तन, गर्म सूजा वगैरह गर्म करके या गर्म चिमटा वगैरह शरीर में लगा देते थे। तो पहले उस टाइम चूंकि ये उपलब्ध नहीं थे, तो इसलिए जो भी चीजें थी वो बड़ी क्रूड वे में जो होती थी, या प्रिमिटिव, जो इस टाइम कुछ नहीं है तो उन्हें कुछ जिस कारण से आराम मिल सके। आप देखें पहले के लोगों के बहुत सारे डमे के निशान आपको मिलेंगे बॉडी में, पेट दर्द जी। वालों को कभी कोई। तो ये सब एक अनटेस्टेड अनसाइंटिफिक चीजें रही हैं। तो जी। इसलिए लोग जितना इनसे दूर हो करके, और प्रॉपर इलाज, जब आजकल हर चीज जांचें उपलब्ध है, सब चीजें उपलब्ध है, तो मेरी यही सलाह है कि हम साइंटिफिक एरा में जी रहे हैं, तो साइंटिफिक इलाज ही कराएं तो बेहतर है।